नाम अरविंद कुमार, AK क्लासेस HMH हनुमानगढ़ से। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना रीट का सिलेबस। और रीट के सिलेबस में भौतिक विज्ञान का पोर्शन। भौतिक विज्ञान के पोर्शन में मुख्यतः आपको ये 5 टॉपिक जो है पढ़ने को मिलेंगे। प्रकाश, ध्वनि, गति, बल और ऊष्मा। ये 5 टॉपिक हमें यहाँ पढ़ने हैं। देखो, रीट के सिलेबस में जब आप कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बात माइंड में क्लियर रखें कि फिजिक्स के सिलेबस से आपको कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल या ट्रिकी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो बच्चे भौतिक विज्ञान पहली बार पढ़ रहे हैं उनके मन में न्यूमेरिकल्स का डर रहता है। वो ये डरते हैं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करेंगे या कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये डर मैं आपका यहाँ निकाल दूँ कि कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में अगर आपकी मैथमेटिक्स चेक करनी है तो मैथमेटिक्स का पेपर अलग से लिया जा रहा है आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए। और आपकी अगर रीजनिंग एबिलिटीज चेक करनी है तो उसका पेपर अलग से हो जाता है। लेकिन अगर फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिजिक्स का पोर्शन हमारे सिलेबस में दिया है तो वो बेसिकली इसलिए दिया है कि आपको उसके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, आप उसके बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं नहीं रखते हैं, या अपनी डेली लाइफ से उसको लिंक करना आपको आता है या नहीं आता है, सिर्फ ये चेक करना होता है। तो इसको कभी भी ये नहीं समझे कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ है। और हम यहाँ क्लासेस में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कितनी आसान से और कितनी इजी तरीके से हम लोग इस फिजिक्स को समझ पाएंगे। बहुत इजी है पोर्शन। सबसे पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं प्रकाश। प्रकाश से रिलेटेड हमारे सिलेबस में कुछ 2-4 टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहला है प्रकाश के स्रोत। तो आज की क्लास में हम प्रकाश के स्रोत के बारे में डिटेल्ड नॉलेज लेंगे कि प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं और उनसे प्रकाश जनरेट होता कैसे है। नेक्स्ट है छाया का बनना और प्रकाश का परावर्तन और समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखो, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक हैं। वैसे तो प्रकाश अगर देखा जाए तो बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। लेकिन आपके सिलेबस में बहुत छोटा सा पोर्शन है प्रकाश से रिलेटेड। तो पॉजिटिवली इसको पढ़ते हुए चलें। साथ साथ इसके क्वेश्चंस जो भी आपको जिस भी बुक से सॉल्व करने को मिलते हैं, जिस भी जो है लिंक से या जैसे भी आपको टेस्ट पेपर अप्लाई प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलें। ओके। सबसे पहला हम शुरू कर रहे हैं प्रकाश। तो पहले तो हमें ये पता हो कि प्रकाश होता क्या है। और प्रकाश को समझने से पहले मैं आपका एक शब्दकोश थोड़ा सा सुधारना चाहूँगा। जैसे आपके घरों में अगर बिजली चली जाती है तो आपने उसके लिए वर्ड बना दिया कि जी लाइट चली गई। जैसे दिन में फैन ऑफ हो गया मान लो, या आपने स्विच ऑफ कर दिया या अपने आप बिजली चली गई, तो आपने ये कहा कि जी फैन ऑफ होते ही आपने कहा लाइट चली गई। तो बेसिकली वो लाइट जाती नहीं है। लाइट का मतलब प्रकाश होता है। आपने उसको गलत सेंस में यूज कर रखा है। अगर अंधेरा हो गया या रात के टाइम में कोई बल्ब ऑफ हो गया तब तो आप कह सकते हो कि जी प्रकाश चला गया, तब तो लाइट जाना संभव है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि मान लो सारा दिन जो है बिजली नहीं थी और अगले दिन न्यूज़पेपर में आप हेडलाइन पढ़ते हैं कि कल इतने समय पर विद्युत आपूर्ति ठप रही। तो विद्युत आपूर्ति वर्ड सही है, बिजली सही है, पावर ऑन ऑफ सही है, या वोल्टेज डाउन कम ज़्यादा सही है, ये सब सही है वर्ड। लेकिन हमने उसको गलत प्रोनाउंस कर दिया कि जी लाइट चली गई। एक्चुअल में लाइट नहीं जाती है, दिन में भी सूर्य की रोशनी रहती है, तो उस रोशनी को ही हम प्रकाश कह रहे हैं। तो बेसिकली आप पहले अपना शब्दकोश सही करें। और लाइट का मतलब बिजली नहीं होता है। ओके, लाइट का मतलब प्रकाश होता है। और प्रकाश का मतलब कि रोशनी। जैसे कि किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से आपने अगर वो रोशनी उत्पन्न कर दी, वो रोशनी जनरेट कर दी है, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश उपलब्ध हो गया है। अ, बाकी सब चीज़ें आगे पढ़ने से पहले हमें ये पता हो कि प्रकाश चीज़ है क्या। तो आपको बता दें कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और ये बनती हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से। कि विद्युत क्षेत्र में आवेश जो है गतिशील हो नहीं हो, उसके कारण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनता है। और गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। और तरंगे जो हैं जैसे पानी में लहरें चलती हैं उस तरीके से तरंगे बनती हुई चलती हैं। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें बहुत प्रकार की होती हैं, जिनमें आप गामा किरणें, एक्स किरणें और रेडियो तरंगें और ये सब टाइप की तरंगें पढ़ते हैं।
तरंगों के केस में हमें दो बातें पता हो कि तरंगे हमेशा ऐसे श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, ध्यान दें। तो जो उभरा हुआ पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम श्रृंग कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को हम गर्त कहते हैं। और इन दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लैम्डा तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की खासियत है कि विद्युत क्षेत्र अगर ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ऐसे चल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत चलता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति बताएं, या यूं कहें कि प्रकाश तरंग की प्रकृति बताएं। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रकाश तरंग जो चल रही है वो एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। देखिए ई अगर ऊपर जा रहा है तो बी भी बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, और ई अगर नीचे की तरफ मिल रहा है तो बी भी हमें अंदर की तरफ मिल रहा है। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है, तथा प्रकाश तरंग जो चल रही है वो एक्स अक्ष की दिशा में ऐसे चल रही है, इस तरफ एक्स अक्ष की दिशा में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये जो एक्स अक्ष की दिशा में चली, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चली, और लंबवत चलने के कारण हमने कहा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ये ध्यान रखें, ये वर्ड ध्यान रखें, हम ध्वनि में भी पढ़ेंगे इसको दोबारा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, जबकि ध्वनि अगर पूछी जाए तो वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति का यहाँ एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर माध्यम के कण प्रकाश जो तरंग जो संचरण हो रहा है उस तरंग संचरण के लंबवत कंपन करें, लंबवत आप यहाँ देख सकते हैं ई और बी एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत कंपन करें, तो ऐसे कंपन को हम अनुप्रस्थ प्रकृति में बताते हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति में जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, जैसे इसी का एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप अनुप्रस्थ प्रकृति का, कि एक रस्सी को आपने मान लो दीवार से बांधा और रस्सी को ऐसे ऊपर नीचे हिला रहे हैं। तो रस्सी को तो ऊपर नीचे हिलाया आपने, लेकिन उसमें बनने वाली जो तरंगें थी वो इस टाइप से दीवार की ओर चली, तो तरंगों की दिशा जो है वो दीवार की ओर रही, और रस्सी की गति जो रही वो ऊपर से नीचे की ओर रही। तो ये भी अनुप्रस्थ प्रकृति का एग्जांपल है कि माध्यम के कण तो जो चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं, और तरंग जो चल रही है वो कुछ इस टाइप से ऐसे लहर बनाती हुई चल रही है। तो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति कभी पूछी जाए या विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति पूछी जाए तो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अच्छा, दूसरा, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की पूरी बात करें तो ये छोटी से छोटी किरणों से शुरू होती हैं और बड़ी किरणों तक जाती हैं, बड़ी तरंगों तक जाती हैं। सबसे छोटी किरण इसमें गामा किरण है, उसके बाद एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज, फिर दृश्य प्रकाश या दृश्य क्षेत्र की किरणें, फिर अवरक्त क्षेत्र की किरणें, फिर माइक्रोवेव्स और फिर रेडियो वेव्स। तो ये रेंज जो है बढ़ते हुए जाती है, और ये सारी किरणें हमारे जो है एक्सपीरियंस में आती हैं, हमारे यूज़ करने में, हमारी डेली लाइफ को इजी बनाने में आती हैं। देखो, इतनी सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है ना हमारे पास, हमें ईश्वर ने इन सब में से सिर्फ दो टाइप की तरंगों को सेंस करने का हमें ईश्वर ने जो है उपकरण दिए हैं। एक तो है हमारी आंखें, हमारी आंखें हमें दी है ईश्वर ने, दृश्य क्षेत्र की तरंगों को सेंस करना आता है हमें। इसमें से ये जो दृश्य क्षेत्र की तरंग, इनके सेंसर हमारी बॉडी में है। दूसरा है इन्हीं में से ऊष्मीय किरणें जो हीट जनरेट करती हैं, जो ऊर्जा जनरेट कर रही हैं। तो हम अंधेरे में अपनी स्किन के थ्रू, हमारी चमड़ी के थ्रू हम ऊष्मा को भी सहन जो है चेक करके बता सकते हैं, कि अंधेरे में भी बता देंगे कि रसोई में जाएं आप, तवा गर्म है या नहीं है, उसके ऊपर हाथ फैला के भी आप बता दोगे कि जी यहाँ से हीट निकल रही है। तो हमारी स्किन तो ऊष्मीय तरंगों को सेंस करती है, ऊष्मा ऊर्जा जो ऊष्मीय तरंगें आती हैं। दूसरा, दृश्य प्रकाश के लिए हमारी आंखें ईश्वर ने दी हुई है। इनके अलावा पूरी विद्युत चुंबकीय तरंगों में से आप कोई भी तरंग सेंस नहीं कर सकते। आपकी बॉडी इनको पहचान नहीं सकती, आपकी बॉडी के पास कोई ऐसा सेंसर नहीं है जिनसे आप इन तरंगों को कैलकुलेट कर पाए या चेक कर पाए। इनके लिए फिर हम अलग अलग सिस्टम लगाने पड़ते हैं। जैसे एक सिस्टम तो आपकी जेब में है, मोबाइल, और मोबाइल से फिर आप ये रेडियो तरंगे जो आ रहे हैं ये सब डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो अलग अलग तरंगे हैं, अलग अलग कैलकुलेशंस काम आती हैं, जैसे एक्स रेज जो है वो काम आती है।
तो आप देखें यहाँ गामा तरंगों के बीच में, यहाँ दो तरंगों के बीच में ये जो गैप है जिसे हम लैम्डा कहते हैं, ये तरंग दैर्ध्य बहुत कम है। एक्स किरणों के बीच में ये तरंग दैर्ध्य थोड़ा सा बढ़ जाता है। दृश्य क्षेत्र की तरंगों के बीच में ये तरंग दैर्ध्य और थोड़ा सा बढ़ जाता है। अवरक्त वाले में और वैल्यू बढ़ जाती है, माइक्रोवेव में भी ज्यादा होती है। देखो नाम पर मत जाना, ये कहने के लिए माइक्रोवेव है, लेकिन अगर गामा किरणों की सापेक्ष अगर तुलना करेंगे तो ये तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है। अच्छा आगे चलें। रेडियो तरंगों में भी ये वैल्यू थोड़ी सी हमें बढ़ी हुई मिलती है, ये वैल्यू यहाँ थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे गामा से इस तरफ आते जाएंगे रेडियो तरंगों की तरफ, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ते हुए चलेगा, ये बात याद रखें। अच्छा नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश हमारे काम का है। हमें जो अपने सिलेबस में बात पढ़नी है, जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, वो इस दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आते हैं, दृश्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और दृश्य क्षेत्र के लिए हमारे पास अलग अलग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है। आप जो प्रकाश देखते हैं सूर्य से आता हुआ, वो आपको 7 रंगों का मिला हुआ प्रकाश दिखाई देता है। सूर्य से आते हुआ वो प्रकाश की किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग ही होती है, और वो सफेद दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये 7 कलर रहते हैं। विबग्योर शॉर्ट फॉर्म है इसकी, विबग्योर आप याद रख सकते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इनकी तरंग दैर्ध्य जो चलती है वो लगभग 420 नैनोमीटर से, नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9, 420 नैनोमीटर से लगभग 380 420 नैनोमीटर से शुरू होके 630 750 नैनोमीटर तक जाती है। नैनोमीटर बता रहा हूँ, अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो एक जीरो और अप्लाई कर दें। आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो अलग अलग आपको तरंग दैर्ध्य के मान दिए हुए हैं। श्वेत प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, और वॉयलेट बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। यहाँ तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड बात चल रही है तो आपको यहाँ बता दें। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ स्क्रीन पर लिखी हुई नहीं है, लेकिन वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। तो जो बात आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको मेंशन कर लेना, उसको लिख लेना। ओके, क्योंकि बाद में ये नहीं हो कि सर इसके कोई अलग से नोट्स प्रोवाइड करवाएं या जो करवाएं। अगर रिटर्न मटेरियल पॉसिबल हो पाएगा तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। अदरवाइज आप इन बातों को साथ साथ लिखते हुए चलें। तो स्क्रीन पे आप देखते हैं कि रेड कलर जो है, लाल रंग जो है, उस लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। ओके, तो एक चीज दिमाग में रखें, जब कभी ये कहा जाए कि कौन सा प्रकाश ज्यादा दूरी तय करेगा, दूरी ज्यादा जो है तय कौन करेगा, ज्यादा दूर तक प्रकाश कौन सा जाएगा, तो ज्यादा दूरी तय करेगा लाल रंग। लाल के बाद ऑरेंज, और ये येलो। लाल के बाद ये जो रंग है ये अलग अलग जो है दूरियां तय करते हैं, लेकिन वॉयलेट रंग, बैंगनी रंग जो है वो बहुत कम दूरी तय करता है। अच्छा, ये पूछा जाए कि ज्यादा चमकीला कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा दूर जा रहा है उसकी चमक घट जाती है, और जो बिल्कुल कम दूर जाता है उसकी चमक ज्यादा होती है। तो ये याद रखें, चमकीला रंग जो है वो बैंगनी रंग होता है, कम जगह में फैलता है। और जो है लाल रंग दूर जाता है, दूर तक गति करता है, तो इसकी चमक कंपैरेटिवली बाकियों की तुलना में कम हो जाती है। ये कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं। बाकी तो देखो, प्रकाश मैंने पहले भी कहा बहुत वाइड टॉपिक है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी क्लासेस में नहीं हो पाएंगी। और मेरा पर्सनली मानना है कि आपको प्रकाश के बारे में ये बातें पता होनी चाहिए, चाहे सिलेबस में आए नहीं आए, किसी कंपटीशंस में आए नहीं आए, लेकिन ये डेली लाइफ से रिलेटेड बातें हैं। आप बता सकते हैं कि अपने अपने घर में किसी को बता सकते हैं कि प्रकाश एक्चुअल में है क्या। तो आप यहाँ की क्लासेस में कंटिन्यूअसली बने रहें। बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होंगी, और जिनको समझना बहुत इजी रहेगा। हमारे पहले टॉपिक पे आते हैं, प्रकाश के स्रोत। तो देखें, प्रकाश के दो मुख्य स्रोत हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक मतलब जो कि प्रकृति से हमें मिला हुआ है। तो इन प्राकृतिक स्रोतों को हम मुख्यतः जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले है स्टार्स, तारे। दूसरा इंटरस्टेलर गैसेस, अंतरतारकीय गैसेस, वायुमंडलीय निर्वहन या एटमॉस्फेरिक डिस्चार्ज, जीव दीप्ति।
और इनको हम एक एक करके जो है एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। प्रकाश आप देखें कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास स्रोत है प्रकाश का, प्राकृतिक स्रोत है हमारे पास सूर्य। ओके, और सूर्य एक तारा है। क्यों? क्योंकि सूर्य के अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आई? तो सूर्य के अंदर भी बहुत सारी हीलियम, बहुत सारी हाइड्रोजन है। ठीक है, और बहुत सारी हाइड्रोजन हीलियम बनती जा रही है। वहां नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के तहत बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलती है, और इतनी ऊर्जा बाहर निकल रही है जो कि हर प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें अंतरिक्ष में फेंकती है। अकेला सूर्य ऐसा नहीं है जो तारा है, प्रकृति में बहुत सारे तारे हैं, पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, अनगिनत तारे हैं। तो उन तारों से भी आने वाला प्रकाश हमें दिखाई देता है। चंद्रमा को आप चमकीला मान रहे हैं कि जी चंद्रमा से भी रोशनी आ रही है, तो चंद्रमा तो तारा नहीं है। तो एक चीज ध्यान दें, चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो जब रात को पूर्णिमा के दिन में आप जब चंद्रमा को चमकता हुआ देखते हैं, तो बेसिकली उस पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, और सूर्य का प्रकाश उस चंद्रमा की सतह से टकरा के आपकी सतह पर, आपकी पृथ्वी पर आ रहा है। तो एक चीज याद रखें, जो खगोलीय जो ग्रह हैं जो, या खगोलीय कण जो ऐसे हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, उनको हम तारे कहते हैं, जिनके अंदर प्रकाश उत्पन्न करने की कैपेबिलिटी है। जैसे सूर्य, हमारी आकाशगंगा में हम सूर्य को जानते हैं, बाकी अलग अलग आकाशगंगाएं, अलग अलग सौर मंडल्स हैं, और इन सारे सौर मंडलों में अलग अलग जो है तारे हैं जो ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं। इनमें सेम वही हीलियम और हाइड्रोजन, और भी कंसेप्ट हो सकते हैं, और भी गैसेस हो सकती हैं जिनके बारे में अभी तक शायद हमें पता भी नहीं हो, और इन सब की वजह से बहुत सारी ऊर्जा बनती है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम जो है पृथ्वी सूर्य से इतने करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हम इतना टेम्परेचर फील करते हैं, तो सूर्य का खुद का टेम्परेचर कितना होगा। और सूर्य की कोर में, जो उसके अंदर सेंटर में जाके देखेंगे, तो उस सेंटर में उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो वहां कोई ऐसा नहीं है कि वहां कोई आग जल रही है, बेसिकली वहां नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है। बहुत सारी हाइड्रोजन 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 एक निश्चित वातावरण में मिलने के बाद हीलियम बनाती है, और जब हीलियम बनाती है तो इतनी सारी ऊर्जा बाहर निकालती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन की जस्ट ऑपोजिट, बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन के कारण तारों में प्रकाश है, ये थोड़ा सा एक छोटा सा बिंदु याद रखें। और तारे जो हैं वो प्राकृतिक आपके पास स्रोत हैं जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं या प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरस्टेलर गैस। तो पहले तो अंतर तारकीय चीज है क्या, पहले तो हमें इसके बारे में ये पता हो। अंतर तारकीय होती है दो तारों के बीच का स्पेस, खाली जगह। अब दो तारे जो टिमटिमा रहे हैं, जो हमें देखने में लगते हैं कि टिमटिमा रहे हैं, उनमें रोशनी बहुत ज्यादा है। तो दो तारों के बीच की खाली जगह में कभी गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं, कुछ धूल के कण इकट्ठे हो जाते हैं। वो बेसिकली धूल के कण क्या हैं? तो वो धूल के कण हमें हाइड्रोक्सिल अणु हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, और कुछ सिलिकॉन के अवशेष हो सकते हैं, लोहे लोहे के कुछ अयस्क हो सकते हैं, कार्बन है। तो इनकी डेंसिटी जब एक जगह इकट्ठे हो जाती है, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये चमक उत्पन्न करते हैं। ये जब एक जगह सारे जो है अलग अलग घनत्व के साथ हमें मिल रहे हैं, तो तारों के बीच में हाइड्रोजन हीलियम गैस मिल रही है हमें। और इन्हीं हाइड्रोजन हीलियम गैस में जैसे हमें तारों के अंदर एनर्जी मिली, वही तारों के बाहर भी मिलती है। बेसिकली देखा जाए तो ये ना, ये जो बाहर वाली धूल है, जिसको हम हाइड्रोजन हीलियम के धूल कह रहे हैं, या लोहे मैग्नीशियम के सिलिकेट्स के इनके नाम ले रहे हैं, तो ये जो धूल के कण है, ये मिलने के बाद तारे में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, या यूं कहें ये मिलके एक तारे का निर्माण करते हैं। तो ये रॉ मटेरियल है, ये इसका एक कच्चा माल है, जिसकी वजह से कोई तारा बन सकता है, कोई तारा फॉर्म में आ सकता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे खाली जगह हमें प्रकाश जो है ऊपर यूनिवर्स में मिलेगी। यहाँ बहुत सारी जगह है जहाँ तारे नहीं हैं, तो फिर भी हमें इस टाइप का प्रकाश देखने को मिल रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाल ही हो, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि लाल ज़्यादा दूरी तय करता है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा चमक जो है वो लाल की, ज़्यादा दूर तक जो दिखेगा वो लाल रंग ज़्यादा दूर से दिखेगा। ठीक है, अच्छा।
एक लाल रंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ बताते हुए चलें तो सुबह शाम के टाइम सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय आप देखते हैं सूर्य आपको लाल दिखाई देता है। तो वो लाल रंग जो है आपको दिखाई दे रहा है, उस लाल रंग के दिखाई देने का भी बेसिक कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। लेकिन उस प्रकीर्णन में ज्यादा रोल जो अहम रोल जो प्ले कर रहा है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, इसलिए ज्यादा दूरी तय करती है और आपकी आंखों तक पहुंचती है। बैंगनी रंग की दूरी तय करने की औकात नहीं है, तो वो वहीं फैल जाती है और वहीं खत्म हो जाती है, हमें बैंगनी रंग दिखाई भी नहीं देता। तो जो लाल रंग के आसपास हैं, तो ध्यान दें उन 7 रंगों में लाल, संतरी और पीला, ये 3 रंग जो हैं, ये 3 रंग हमें ज्यादा तरंग दैर्ध्य को मेंशन करते हैं। तो हमें इन तीनों का मिला जुला सा मिक्सचर हमें सुबह सुबह और सूर्यास्त के समय देखने को मिलेगा। अच्छा, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आए, वायुमंडलीय निर्वहन। तो आप देखते हैं ऊर्जा का तीसरा स्रोत है बिजली गिरना। वायुमंडल में इस टाइप से बिजली का चमकना। तो बिजली जो चमकती है वो दो बादलों के घर्षण के कारण या उनके अंदर विद्युत आवेश बहुत अधिक हो जाता है, उनके घर्षण के कारण खूब सारी बिजली पृथ्वी पर आकर गिरती है। बेसिकली कारण यही है। लेकिन इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि बिजली गिरना कौन से आवेश की गति के अंतर्गत होता है, या स्थिर आवेश होते हैं या गतिशील आवेश होते हैं। तो एक्चुअल में ये याद रखें, बिजली जो है स्थिर वैद्युतिकी के कारण गिरती है। स्थिर आवेशों के मध्य घर्षण होता है और बिजली गिरती है। आवेश गतिशील नहीं होते हैं वहां। तो वहां स्थिर आवेशों के मध्य घर्षण हो रहा है। और ये घर्षण आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो कि स्केल को जब बालों में आप रब करते हैं, बालों में रगड़ें एक स्केल को और कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना जो है देखें, तो जब वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है वो भी स्थिर वैद्युतिकी है। वहां भी स्थिर आवेशों की वजह से आकर्षण हो रहा है। सेम यहाँ भी स्थिर आवेशों की वजह से घर्षण होता है, और वो घर्षण इतना अधिक है कि कितना नुकसान कर सकता है उसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप देख सकते हैं। तो वायुमंडल में ये जो बिजली चमकना है ये भी स्थिर आवेश का ही एग्जाम्पल है, याद रखें। नेक्स्ट है जीव दीप्ति, बायोल्यूमिनेंस। और बायोल्यूमिनेसेंस क्या है कि जी समुद्र में कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऑक्टोबस हैं या कुछ अलग टाइप की स्पेसिफिक टाइप की मछलियां हैं जो स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अपने आप जो है एनर्जी जनरेट कर रही हैं। उनमें रीज़न क्या है वो आपको बायो की क्लास में या बायो के टीचर्स बहुत अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्वतः दीप्ति उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जुगनू का एग्जाम्पल है हमारे पास कि जुगनू रात को चमकता हुआ चलता है, उड़ता उड़ता है। तो वो भी जीव दीप्ति है, वो भी प्रकृति का एक रूप है कि जिसकी वजह से हमें प्रकाश देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे पास कृत्रिम स्रोत। तो कृत्रिम स्रोत में सबसे पहले ताप दीप्त लैंप, नेक्स्ट है प्रदीप्त लैंप, और प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और चौथा है संदीप्ति। तो इन चारों को एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ताप दीप्त लैंप, इनकेंडेसेंट लैंप। वर्ड थोड़ा सा उलझा हुआ सा है, इनकेंडेसेंट लैंप, एक दो बार बोलेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अब इनकेंडेसेंट लैंप क्या है? बेसिकली जिसको आप बल्ब कहते हैं, अपनी देसी लैंग्वेज में जिसको आप बल्ब कहते हैं, आपके घरों में जो बल्ब लगा हुआ है, यानी कि पहले लगते थे, अब तो एलईडी वगैरह आप यूज कर रहे हैं। पुराने टाइम में जो हमारे पास बल्ब यूज करते थे उसमें एक फिलामेंट होता था, धातु का टंगस्टन का फिलामेंट होता था। और ये वाला बल्ब प्रकाश जो है जनरेट कर रहा है, बेसिकली ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर डिपेंड करता था, ऊष्मीय प्रभाव को फॉलो करता था। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखें, ये जो बल्ब है ग्लास वाला, कांच वाला, अंदर आर्गन गैस भरी हुई होती थी कि अंदर से ये हीट इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं कर दे कि ये ग्लास फट जाए और बाहर के वातावरण में जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शुरू कर दे या आग लगा दे, इतना सब कुछ नहीं हो, तो इसलिए अंदर गैस भरी हुई होती थी इसमें। अच्छा, तो बेसिकली ये जो इसका अगर कंसेप्ट पूछा जाएगा या इसका मूलभूत जो इसके पीछे लॉजिक अगर लगाएंगे, तो लॉजिक यहाँ रहता है कि तार को गर्म किया आपने, धारा प्रवाहित करवाई और उस फिलामेंट को गर्म किया, तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव है जिसकी वजह से प्रकाश जनरेट हुआ है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है।
और बहुत ज़्यादा जो है इसमें धारा प्रवाहित करवानी पड़ती है ताकि तार इतना गर्म हो कि एनर्जी दे। ठीक है, तो ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा होती है, प्रकाश भी बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाता है इसका। तो एक लिमिटेशन थी हमारे पास इस ताप दीप्त लैंप की कि गर्म करके किसी चीज से प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हीटर की वायर आप देख सकते हैं, हीटर की वायर भी जब गर्म हो जाती है तो पूरी तरह ग्लो करनी शुरू कर देती है। सेम वैसे ही ये बल्ब भी हम यूज करते थे। नेक्स्ट है प्रदीप्त लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप। और फ्लोरोसेंट लैंप हमने बड़े लंबे टाइम तक यूज किए हैं। उनमें एक्चुअल में जो है गैस डिस्चार्ज जो है कंसेप्ट पर काम करते थे। इस टाइप की सीएफएल आपने अपने घरों में लगाई होगी, या सीएफएल ट्यूब्स जो हैं अलग अलग, या आपने जो अपनी ट्यूबलाइट जो लगा रखी है वो भी यही फ्लोरोसेंट लैंप को ही फॉलो करती हैं। एक्चुअल में इसमें गैस भरी होती है और बीच में मरकरी की पारे की कुछ मात्रा रहती है, उसको गर्म करते हैं और उसके अंदर की गैस को उत्तेजित करते हैं, एक्साइट करते हैं। और इससे फिर कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गति करवाते हैं और उनके कारण बिजली बनती है और चमकते हुए फील होते हैं। ये सब बातें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन हमें इन बातों में नहीं उलझना है। हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो काम है वो ये है कि जी इन लैंप्स में, इन ट्यूब्स में खपत जो है वो आपके तापदीप्त लैंप से कम होती है। लेकिन अगर ये टूट जाए या खराब हो जाए या कहीं बाहर फेंक दें तो इसके अंदर की जो मरकरी है, जो पारा है, जो कि वाष्प बन जाता है, वो पारा प्रकृति को नुकसान देता है, क्योंकि पारा जो है कहीं कंज्यूम नहीं होता। ओके, तो बहुत अच्छा जो है साधन नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये हाल फिलहाल अभी आप बहुत यूज कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं। ऐसी एलईडीज भी हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है कि इनको वास्तव में एलईडी कहते हैं। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने कैलकुलेटर चलाया होगा, तो जो कैलकुलेटर में वो जो जीरो बनाने के लिए जो 6 लाइनें बनी हुई हैं, छोटी 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 छोटी, जीरो के लिए 6 लाइनें हैं, वो भी एक एलईडी है। वो मिनिएचर एलईडीज होती हैं, बहुत छोटी छोटी एलईडीज हैं, अल्फा न्यूमेरिकल एलईडीज हैं। कि आप उन जो है एक एक लाइन से आपने कोई नई चीज बना दी, वो एलईडी को हम अब बड़े लेवल पे यूज करने लगे हैं। हम उनके बल्ब बनाने शुरू कर दिए हमने, और इस टाइप के हम बल्ब यूज कर लेते हैं। एलईडी बल्ब्स जो है वो हमने यूज करने शुरू कर दिए हैं हमारे घरों में। इसमें एक्चुअल में अर्धचालक युक्तियों का हमने उपयोग किया। इसमें पीएन जंक्शन डायोड होता है, जिसको विद्युत धारा से कनेक्ट करते हैं, और धारा जब प्रवाहित करवाते हैं तो यहाँ से प्रकाश बाहर निकलता है। धारा के कारण प्रकाश का उत्सर्जन होना, इस नाम की वजह से हमने इसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड दे दिया, क्योंकि डायोड में से ही प्रकाश उत्सर्जन हो रहा है। ओके, और इसके कारण नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड पड़ा। और ऐसी छोटी छोटी एलईडीज आप बहुत जगह यूज करते हैं, विद्युत खपत ना के बराबर है। जहां ताप दीप्त वाला बल्ब जो है, जो नॉर्मली बल्ब जो है, वो लगभग 1000 घंटे चल सकता था, 1000 से 5000 घंटे यूज हो सकता है। वो उसी जगह पे अगर ये आप प्रकाश उत्सर्जक डायोड लगाएं तो आप इसको 50 से 60 हजार घंटों तक जला सकते हैं और ये खराब नहीं होता है। तो जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या लाइट जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा साधन भी है, और बहुत सस्ता भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा बिजली खपत भी नहीं होती है। तो एलईडी जो है बहुत अच्छा सोर्स है, और हमारी डेली लाइफ में इस एलईडी ने बहुत जगह हमारा हेल्प किया है, हमारी हेल्प की है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आप जो बैंक में वोटिंग मशीन, वो जो नोट गिनने वाली मशीन है, वहाँ भी एक फोटो डायोड और एक एलईडी का यूज करते हैं। जहाँ काउंटिंग करने की जरूरत पड़ रही है, वहाँ भी फोटो डायोड और एलईडी का, ये डायोड बहुत काम की चीज बनाई गई। ये इंजीनियर्स ने और सबने अपने दिमाग लगा के बहुत अच्छी चीज बनाई है, जिसको हम अपने रिमोट के सेंसर्स में लगा देते हैं। रिमोट में जो आगे जो बल्ब लगा हुआ है वो भी एक एलईडी है, बस उसका प्रकाश आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उसका प्रकाश उसी दृश्य क्षेत्र के अंदर नहीं आता, उस दृश्य क्षेत्र से बाहर और दृश्य क्षेत्र से अधिक और दृश्य क्षेत्र से कम वाला जो एरिया है वो हम देख ही नहीं सकते। हमारी आंखें सिर्फ दृश्य क्षेत्र का प्रकाश देख सकती हैं,
और मैंने आपको पहले बताया कि हमें ईश्वर ने सिर्फ दो ही सेंसर दिए हैं, एक तो हम आंखों से दृश्य चित्र को देख पाएं, दृश्य चित्र के प्रकाश को देख पाएं, और हमारी स्किन से हम जो है ऊष्मा को सेंस कर पाएं, ठीक है, ऊष्मीय तरंगों को भी हम सेंस कर पाएं। तो दृश्य चित्र के अलावा आप प्रकाश नहीं सेंस कर पा रहे। रिमोट में वही एलईडी है जो आपके टीवी के साथ कनेक्ट हो जाती है। टीवी में फोटो डायोड लगा है, आप रिमोट से बटन दबाते हैं, एक प्रकाश तरंग निकलती है या विद्युत चुम्बकीय तरंग निकलती है, वो जाके फोटो डायोड में हिट करती है और फोटो डायोड वहाँ सर्किट पूरा कर देता है। तो बहुत हमारे जो है डेली लाइफ को बड़ा इजी बना दिया इस फोटो डायोड ने। नेक्स्ट है संदीप्ति। संदीप्ति क्या है कि केमिस्ट्री में कुछ एक केमिकल्स ऐसे होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, जो कम तापमान पर बहुत अच्छा प्रकाश जनरेट करते हैं। शीत वस्तु विकिरण का एक प्रकार है कोल्ड बॉडी रेडिएशन। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, और इन्हीं केमिकल्स से बेस्ड कुछ वस्तुएं ऐसी आती हैं जो रात के अंधेरे में, कुछ वस्तुओं में अगर इस टाइप के केमिकल्स मिला दिए जाएं तो रात के अंधेरे में वो चमकना शुरू कर देती है। और आजकल ये ल्यूमिनेसेंस जो है ये जूतों में लगा देते हैं, जैकेट्स में लगा देते हैं, तो ये रात के समय और ज़्यादा चमकती हैं। तो यहाँ तक के टॉपिक्स में हमने प्रकाश के मुख्य स्रोतों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। मेनली प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत हमें पढ़ने थे। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रकाश से छाया कैसे बनती है और परावर्तन क्या है। बेसिकली जो आप दर्पण देखते हैं वो दर्पण बेसिकली आपको अपना प्रतिबिंब दिखाता कैसे है, उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि आपका एग्जैक्ट प्रतिबिंब सामने आ जाता है, और दर्पण का बनना क्या है और प्रतिबिंबों का बनना क्या है, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।